हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन। और उस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो कवर कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्री फॉल से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसकी हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। तो एक्टिविटी में कहता है, एक्टिविटी 10.2 है, इसमें बोलता है टेक अ स्टोन। एक स्टोन लेना आप लोगों को, थ्रो इट अपवर्ड्स। अब इसे ऊपर की तरफ फेंकना। देखिए ये हमारा स्टोन है, ये हमारा स्टोन है और अब आपको इसे फेंकना है ऊपर की तरफ इस तरीके से। इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये क्या करेगा, एक सर्टेन हाइट तक, कुछ हाइट तक जाएगा, फॉर एग्जांपल h हाइट तक जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये वापस से क्या है ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर थ्रो करते हैं तो वो क्या है, नीचे आ जाएगा। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड इट। तो अभी तक जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हर बॉडी का, तो उसी तरीके से जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। जैसे ये स्टोन है, ये अर्थ का ग्राउंड है, तो अर्थ क्या कर रही है, इसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। दिस इज़ ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट दी ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। ठीक है, तो मतलब क्या इसका, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये जैसे स्टोन क्या है अर्थ की तरफ आ रहा है, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसमें केवल कौन सा फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक फ्री फॉल है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक फ्री फॉल है। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब पूछ रहा है ये, क्या वेलोसिटी में कोई चेंज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रहा है तो उनकी वेलोसिटीज़ में चेंज आता है कि नहीं आता। वाइल फॉलिंग देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, ये समझिए, अगर जैसे ये स्टोन है, ये स्टोन है, अब ये क्या है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है अभी। तो देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बट ड्यू टू अर्थ्स अट्रैक्शन। अब देखिए, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, हमने फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए, ये अर्थ का सरफेस है, यानी ये अर्थ कह सकते हो, ये अर्थ है और ये अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है इसे, स्टोन को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे स्टोन इसके पास आएगा, फॉर एग्जांपल अभी स्टोन थोड़ा सा नीचे आया, तो अब स्टोन और अर्थ के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया ना। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी वजह से जो इसकी वेलोसिटी होगी, अब इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। देखिए, जब ये यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पे जब शुरू में प्रेजेंट था तो डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था थोड़ा, तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कौन सा, F इक्वल्स टू जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कैपिटल G, इनटू में M कैपिटल M, इनटू में स्मॉल m बाय में d स्क्वायर। अब देखिए, डिस्टेंस अगर क्या होगा, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा।
तो अब देखिए पहले यहाँ पे था तो डिस्टेंस अभी d क्या था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी d की, तो d क्या था, ज़्यादा था, d ज़्यादा था तो यानी फोर्स जो लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जिसको बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था वो कैसा लग रहा था, कम लग रहा था। अब देखिए अब ये क्या है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है इस स्टोन का, तो अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, यानी इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। अब क्या है, इसकी जो यहाँ वेलोसिटी थी एज़ कम्पेयर टू दैट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या हो गया, चेंज आ गया ना, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यानी ये बोल रहे हैं अगर इसमें कोई भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी में तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे इन्वॉल्व है एक्सेलरेशन। ये मैंने मोशन चैप्टर में बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है अर्थ की तरफ, एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, तो एक एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, और दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये देखिए ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, और जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में उसे ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है पॉइंट, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। अब देखिए एक्सेलरेशन को वैसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बट क्योंकि ये ग्रेविटेशन की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, तो हम इसे क्या है, यहाँ पे ए के जगह क्या है, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी से। तो द यूनिट ऑफ जी, जी की यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने आप लोगों को पहले बताइए क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और क्योंकि जी भी क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, तो इसकी भी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वी नो दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी मास, किसी भी बॉडी का मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। ये मैंने इसी चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया था, जहां हमने एप्पल वाला केस देखा था कि एप्पल में हमें एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, एप्पल हमें अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है अर्थ की तरफ, पर अर्थ अट्रैक्ट नहीं होती हुई दिखाई दे रही एप्पल की तरफ। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास ह्यूज था, वहाँ पे मैंने इस कंसेप्ट को आपको बताया था। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर होता है। लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 bm, जो हमने एक्टिविटी 10.2 करी थी उसके हम अंदर क्या मान रहे हैं, स्टोन के मास को m मान ले रहे हैं। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज डिनोटेड बाई g। तो अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये जो स्टोन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो क्या है, अर्थ की तरफ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो फॉल हो रहा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस पे फॉल हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इसमें क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, और उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ठीक है, इतनी बात हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या है, अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगा जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल्स टू m में अभी हमने सेकेंड लॉ से देखा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो F इक्वल्स टू अब ये किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल्स टू मास इनटू में m
इनटू में एक्सेलरेशन किसके बराबर है, यहाँ पे g के बराबर है, तो F इक्वल्स टू mg के बराबर हो जाएगा। मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी के ऊपर जो क्या है अर्थ की तरफ गिर रही है, तो वो किसके बराबर होगा, F इक्वल्स टू mg के बराबर। ठीक है, तो जो भी कोई भी बॉडी होगी जो क्या है अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है यानी फॉल हो रही है, उस पर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, F इक्वल्स टू mg के बराबर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, जैसे ये स्टोन था और ये क्या है अर्थ, इनके बीच में जो फोर्स होगा, अगर हम इसे मान ले d डिस्टेंस दूरी पे अभी, तो ये किसके बराबर होगा, F इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था ये किसके बराबर होगा, GMM कैपिटल M इंटू में स्मॉल m बाय में d स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा। और इसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम F इक्वल्स टू mg भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों बातें सेम है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखें स्मॉल g की वैल्यू निकालेंगे तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और g की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आती है कैपिटल G इंटू में कैपिटल M बाय में d स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जहाँ पे कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या माने हैं, d माना है। ठीक है, तो लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस d, देखिए अब अर्थ कैसी है, ये इस तरीके से है अर्थ, स्फीयर सी, स्फीयरॉइड, स्फेरिकल नहीं है वैसे तो अच्छे से, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास दूरी पे अभी, तो ये किसके बराबर होगा, F इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था ये किसके बराबर होगा, GMM कैपिटल M इंटू में स्मॉल m बाय में d स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा। और इसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम F इक्वल्स टू mg भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों बातें सेम है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखें स्मॉल g की वैल्यू निकालेंगे तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और g की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आती है कैपिटल G इंटू में कैपिटल M बाय में d स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जहाँ पे कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या माने हैं, d माना है। ठीक है, तो लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस d, देखिए अब अर्थ कैसी है, ये इस तरीके से है अर्थ, स्फीयर सी, स्फीयरॉइड, स्फेरिकल नहीं है वैसे तो अच्छे से, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास अर्थ है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस पे, ये अर्थ का सेंटर है सी हम क्या मान रहे हैं, अर्थ का सेंटर मान रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस ऑब्जेक्ट के बीच में और सेंटर के बीच में, ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर, जिसे मैं r मान लेता हूँ कैपिटल R। तो यही यहाँ पे किया हुआ है। अब क्या किया इन्होंने, जो भी डिस्टेंस है d वो किसके बराबर इक्वेट कर दिया इन्होंने इस फॉर्मूला के अंदर, इस वाले फॉर्मूला में d को रिप्लेस कर दिया कैपिटल R से। हम मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या अभी सरफेस पे है। ठीक है, ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब इसके अंदर हमने रिप्लेस किया, तो हम या तो आप सीधा इसके अंदर भी रिप्लेस कर सकते हो। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल G जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू में कैपिटल M जो है मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास G की वैल्यू आ जाती है। अब हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो क्या है, इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। पोल्स पे इसका रेडियस थोड़ा सा कम है और इक्वेटर पे क्या है, ज़्यादा रेडियस है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे ज़्यादा रेडियस है, और ये जो पोल्स हैं हमारे, पोल्स पे क्या है, कम रेडियस है। ये पोल है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ का रेडियस, मतलब ये वाला जो रेडियस है, यानी ये पूरा यहाँ से, ये फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो ये जो रेडियस है
वो क्या है, कम है। ठीक है, तो जो वैल्यू है जी की जो वैल्यू है, क्योंकि अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोल्स से सेंटर, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहाँ से जो डिस्टेंस है पोल्स तक का रेडियस, यानी वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू सेंटर से लेके इक्वेटर का। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो ज़्यादा हो जाएगी किस पे, पोल्स पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू स्मॉल होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर। ठीक है, ठीक है। फॉर कैलकुलेशंस वी टेक जी टू बी मोर और लेस। ठीक है, जी को हम थोड़ा सा कम ज़्यादा ले लेते हैं, वैसे हम कांस्टेंट मानेंगे इसे ऑन और नियर द सरफेस। ठीक है, नियर द अर्थ, तो अर्थ के आसपास हम इसे क्या मानेंगे, अर्थ सरफेस पे लगभग एक जैसी ही वैल्यू मानेंगे। ठीक है, कहीं पे थोड़ी सी कम है, कहीं पे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट हम क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए इसे कांस्टेंट मान के चलेंगे। बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फार अवे फ्रॉम द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ गिवन बाय। तो हम इस वैल्यू, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। देखिए अभी ये फॉर्मूला आया था आपके पास, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू में मास ऑफ द अर्थ बाय में रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पता हैं, हमने एक न्यूमेरिकल किया था पीछे सॉल्व, उसमें भी हमें क्या है, जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 गिवन थी, हम इसे यूज़ करेंगे। मास ऑफ द अर्थ गिवन था 6 इंटू 10⁻24 kg, से यूज़ करेंगे। अब रेडियस ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ को हम पुट कर देंगे और इस वाले फॉर्मूला में, और सॉल्व करके हमारे पास जो जी की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसे यूज़ करेंगे और कहीं बार न्यूमेरिकल्स में आपको जी की वैल्यू, जी की जो वैल्यू होती है वो हमें कहीं बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देता है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। बट उसे हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो न्यूमेरिकल में गिवन हो, वरना हम उसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझिए। देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन पे यानी उसकी मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो चलिए इसको एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। जो एक्टिविटी यहाँ गिवन है, तो ये एक्टिविटी करेंगे। इसमें हम क्या जानेंगे इस एक्टिविटी में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे होलो हो या सॉलिड हो, या बिग हो या स्मॉल हो, अगर हम उन्हें एक सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो वो सेम रेट से मूव करेंगे और वो एक ही साथ ग्राउंड पे या अर्थ सरफेस पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसको एक्टिविटी 10.3 की हेल्प से हम समझते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड ए स्टोन। आप एक शीट लीजिए पेपर की और एक स्टोन लीजिए। ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से इन दोनों को एक साथ आप ड्रॉप करिए। ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो आपको ये चेक करना है कि दोनों एक साथ पहुँचे कि नहीं पहुँचे ग्राउंड पे। तो वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटल लेटर देन द स्टोन। तो आप इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे कि जो पेपर है वो थोड़ा सा लेट पहुँचा एज़ कम्पेयर टू स्टोन ग्राउंड पे। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। बट अब ये क्यों हुआ, ये हुआ है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इनमें उनके मासेस का यानी वेट वगैरह का कोई रोल नहीं है कि भाई जैसे ये हमारे पास पेपर पीस है और ये हमारे पास स्टोन है। ऐसा नहीं है कि स्टोन भारी है और पेपर हल्का है तो उस वजह से लेट पहुँचे। ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर क्या कर रही है, इन्हें रजिस्ट कर रही है फ्रिक्शन की वजह से। एयर इन्हें रजिस्ट कर रही है ग्राउंड पे आने से, तो उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही पेपर क्या है थोड़ा सा लेट पहुँचे, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो पेपर पे ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टोन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, पेपर थोड़ा लेट पहुँचेगा और स्टोन थोड़ा सा जल्दी पहुँचेगा।
बट अगर आप इसमें क्या करो, द एयर ऑफर्स द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द स्टोन टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस offered to the stone. If we do the same experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate. देखिए, अगर आप क्या करें, इसी एक्टिविटी को आप परफॉर्म करें एक ग्लास जार में या एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे वैक्यूम हो, जहाँ से एयर हम सक्ड ऑफ कर दें, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दें। वैक्यूम क्रिएट करके अगर आप इसी एक्टिविटी को करोगे तो आप क्या पाओगे कि जो पेपर है और जो स्टोन है वो एक ही टाइम पे एक साथ पहुंच रहे हैं, मतलब सेम रेट से क्या कर रहे हैं, वो फॉल कर रहे हैं। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो अभी हमने पढ़ा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है यानी गिर रहा है, फॉल हो रहे हैं, तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम क्या है जी से डिनोट करते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है ये इंडिपेंडेंट होता है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता कि अगर वो भारी है या वो हल्का है, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से था। जैसे कि अभी हमने जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू में कैपिटल एम बाय में आर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे स्मॉल m का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ पे कैपिटल M का रोल प्ले हो रहा है, यानी मास ऑफ अर्थ का रोल प्ले हो रहा है, जो कि सेम रहने वाला है दोनों ही केसेस के लिए। तो यहाँ पे स्मॉल m का कोई रोल नहीं है। इससे क्या पता लगता है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता कि कोई ऑब्जेक्ट जल्दी आएगा या लेट आएगा, ये डिपेंड करता है एयर रेजिस्टेंस पे। अगर आप वैक्यूम क्रिएट करके करते हैं तो दोनों ही क्या है सेम टाइम पे सरफेस पे पहुंचेंगे। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट्स होलो और सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है, जो भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि चाहे कोई ऑब्जेक्ट होलो हो या सॉलिड हो, बिग हो या स्मॉल हो, वो सेम रेट से क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो एक स्टोरी के अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी गैलीलियो गैली थे, एक साइंटिस्ट थे, ये आइजैक न्यूटन से पहले थे। आइजैक न्यूटन ने इन्होंने वर्क किया था उस पर भी काम किया था। ये लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा। ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली। इटली में एक क्या है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। लीनिंग टावर क्यों बोलते हैं इसे, ये थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा है। तो यहाँ से लीनिंग टावर ऑफ पीसा के टॉप से इन्होंने क्या किया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से फॉल करके यानी गिरा के देखा और ऑब्जर्वेशंस नोट की, तब इन्होंने ऐसा बताया था। एज जी इज़ कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ। अब क्योंकि आपको पता है अर्थ पे मैंने बताया था कहीं पे थोड़ा सा जी ज़्यादा है, जैसे पोल्स पे, इक्वेटर पे थोड़ा सा कम है, बट क्या है हम इसे कांस्टेंट लेके चलते हैं, जिसे 9.8 के इक्वल लेके चलते हैं हम इसे, तो उसका हम यूज़ करेंगे इसमें। अब ये जी क्योंकि कांस्टेंट है और जो ये मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चैप्टर के अंदर पढ़े थे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे g से, मतलब जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में a है वहाँ पे हम क्या कर देंगे g। फिर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। जितने भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता ही है u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, s का मतलब डिस्टेंस होता है और t का मतलब टाइम होता है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को अप्लाई करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है मोशन चैप्टर में, कि a को आप पॉजिटिव लेंगे अगर क्या है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये क्या हो रहा है, गिर रहा है, फॉल हो रहा है, यानी ड्रॉप कर रहे हैं या फॉल हो रहा है,
तो ये अर्थ की तरफ आ रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तब हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, उस टाइम पे भी क्या है, जी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये अगेंस्ट द मोशन लग रहा है, मोशन क्या हो रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में हम जी की वैल्यू को माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ एक एक करके। पहले हम एग्जाम्पल्स लेंगे, और यदि इसके बाद कोई न्यूमेरिकल गिवन होगा तो हम उसे भी इस वीडियो में कवर करेंगे।